28 मई 2025 को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने देश को एक नई दिशा देने का दावा करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने 10 कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम को एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। एर्दोगन का कहना है कि तुर्की को अब 1980 में सैन्य तख्तापलट के बाद बनाए गए पुराने संविधान की नहीं, बल्कि एक नए नागरिक और स्वतंत्र संविधान की जरूरत है जो आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो। हालांकि इस घोषणा के साथ साथ यह सवाल भी तेजी से उठने लगा है कि क्या वाकई यह केवल एक लोकतांत्रिक सुधार है या फिर राष्ट्रपति एर्दोगन द्वारा सत्ता में बने रहने की एक सधी हुई योजना। दरअसल तुर्की के वर्तमान संविधान के अनुसार एर्दोगन 2028 के बाद दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकते। यदि उन्हें एक और कार्यकाल चाहिए तो या तो जल्द चुनाव कराए जाएं या फिर संविधान में संशोधन किया जाए। ऐसे में एक नया संविधान तैयार कराना उन्हें इस बाधा से बाहर निकालने का कानूनी रास्ता भी बन सकता है। रेसेप तैयब एर्दोगन तुर्की की राजनीति में पिछले 2 दशकों से सबसे प्रभावशाली चेहरा बने हुए हैं। वह 2003 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे और फिर राष्ट्रपति बने। 2017 में संविधान में एक बड़े बदलाव के बाद तुर्की ने संसदीय प्रणाली से राष्ट्रपति प्रणाली की ओर कदम बढ़ाया, जिससे एर्दोगन को और अधिक शक्तियां प्राप्त हो गईं। विपक्षी दलों का आरोप है कि एर्दोगन धीरे धीरे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करते गए हैं और न्यायपालिका से लेकर मीडिया तक पर नियंत्रण स्थापित किया है। नया संविधान तैयार कराने की यह कवायद भी उन्हें सत्ता में लंबे समय तक बने रहने की योजना का हिस्सा लगती है। संविधान में बदलाव के लिए तुर्की की संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। एर्दोगन की पार्टी AKP और उसके सहयोगी राष्ट्रवादी दलों के पास यह बहुमत नहीं है। ऐसे में अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एर्दोगन की नज़र संसद में मौजूद प्रगतिशील और कुर्द समर्थक पार्टियों पर है। हाल ही में सरकार की ओर से कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK के साथ दशकों पुराने संघर्ष को खत्म करने के प्रयास तेज हुए हैं। माना जा रहा है कि यह प्रयास केवल शांति स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि कुर्द दलों का समर्थन पाने की रणनीति का हिस्सा है, ताकि संवैधानिक संशोधन के लिए आवश्यक वोट हासिल किए जा सके। इस संवैधानिक प्रयास के समानांतर एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। इस्तांबुल के लोकप्रिय मेयर एक्रम इमामओग्लू की गिरफ्तारी। वे एर्दोगन के एक प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और 2023 के स्थानीय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गए थे। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और उन्हें जेल भेज दिया गया है। लेकिन विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। इमामओग्लू की गिरफ्तारी के बाद तुर्की के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं पर सवाल उठे। राष्ट्रपति एर्दोगन दावा करते हैं कि नया संविधान तुर्की की जनता के लिए है, न कि उनकी निजी सत्ता के लिए। वे इसे सैन्य शासन की विरासत को पूरी तरह समाप्त करने और जनता को एक नया भविष्य देने की दिशा में उठाया गया कदम बताते हैं। लेकिन उनकी पिछली राजनीतिक रणनीतियां और वर्तमान राजनीतिक माहौल को देखते हुए देश और दुनिया के विश्लेषकों को इस दावे पर संदेह है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नया संविधान वास्तव में जनता के हित में होता तो इसे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की गिरफ्तारी के साये में नहीं लाया जाता। अब सवाल है कि भारत इस घटनाक्रम को कैसे देखता है। भारत और तुर्की के संबंध हाल के वर्षों में तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर कश्मीर को लेकर एर्दोगन की टिप्पणियों के बाद। एर्दोगन ने कई बार पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए हैं, जिससे भारत तुर्की द्विपक्षीय संबंधों में खटास आई है। भारत इस घटनाक्रम को 2 दृष्टिकोणों से देख रहा है। पहला, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत तुर्की में लोकतंत्र के कमजोर होने और संस्थाओं पर सत्ता का एकाधिकार बढ़ने को लेकर चिंतित है। यह दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक चेतावनी है कि जनादेश के नाम पर सत्ता का केंद्रीकरण कैसे खतरनाक हो सकता है। दूसरा, पश्चिम एशिया में तुर्की की भूमिका भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों से जुड़ी हुई है। यदि एर्दोगन अपनी सत्ता और भी मजबूत करते हैं और तुर्की को एक इस्लामी राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में आगे ले जाते हैं, तो इससे भारत के पश्चिम एशिया में संबंधों और ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। भारत ईरान, इजराइल, सऊदी अरब और UAE के साथ अपनी संतुलित नीति को लेकर सजग है।
तुर्की की राजनीतिक अस्थिरता या उग्र राष्ट्रवाद इस संतुलन को प्रभावित कर सकता है। राष्ट्रपति एर्दोगन का नया संवैधानिक प्रयास तुर्की के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। यह वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने वाला एक ऐतिहासिक कदम भी बन सकता है और एक नेता के सत्ता के मोह का प्रतीक भी। जहां एक ओर एर्दोगन इसे जनता की आकांक्षाओं के रूप में पेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका पर दबाव, विपक्षियों की गिरफ्तारी और सत्ता केंद्रीकरण की प्रवृत्ति इसे संदेह के घेरे में लाती है। भारत के लिए यह घटनाक्रम केवल एक पड़ोसी देश की राजनीति नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र में उभरती अस्थिरता और असहमति का संकेत भी है। भारत को तुर्की की दिशा पर सतर्क निगाह रखनी होगी ताकि वह अपने राजनयिक और आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता रह सके। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि उसने एक अंतरिक्ष यान तियानवेन-2 प्रक्षेपित किया है, जो मंगल ग्रह के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह से नमूने लेकर आएगा। यह अंतरिक्ष यान दक्षिणी चीन से लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट पर रवाना हुआ। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के अनुसार जांच क्षुद्र ग्रह 2016HO3 से नमूने एकत्र करेगी और मुख्य बेल्ट धूमकेतु 311P का पता लगाएगी, जो मंगल ग्रह की तुलना में पृथ्वी से कहीं अधिक दूर है। गौरतलब है कि क्षुद्र ग्रह 2016HO3 से नमूने लगभग 2 साल में वापस आने की संभावना है। बता दें कि चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की सैन्य शाखा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाल ही में अरबपति एलन मस्क ने अमेरिकी सरकार में अपनी भूमिका छोड़ने की घोषणा की। बता दें कि ट्रंप सरकार में उन्हें संघीय खर्च को कम करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने राष्ट्रपति के व्यय विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके पहले बड़े मतभेद के तुरंत बाद यह निर्णय लिया है। दरअसल वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट एक विवादित कानून है। इसके अंतर्गत टैक्स में छूट, सीमा सुरक्षा पर ज्यादा खर्च और सरकार के खर्च को कम करने जैसे कई प्रावधान हैं। बिल के तहत अमीरों और कंपनियों को टैक्स में राहत दी जाएगी, जबकि मेडिकल जैसे सामाजिक योजनाओं में कटौती की संभावना है। बीते दिनों यूनाइटेड किंगडम ने पिछले साल अक्टूबर में सहमत राजनीतिक संधि को अंतिम रूप देने के बाद आधिकारिक तौर पर चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी। इस समझौते के तहत डिएगो गार्सिया पर महत्वपूर्ण नौसैनिक और बम वर्षक बेस को ब्रिटेन मॉरिशस से पट्टे पर लेगा, जो इस क्षेत्र पर संप्रभुता बनाए रखेगा। बता दें कि चागोस द्वीप समूह मॉरिशस के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है। मॉरिशस ने डिएगो गार्सिया को शुरू में 99 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 101 मिलियन यूरो ब्रिटेन को पट्टे पर देने पर सहमति जताई है। ब्रिटिश सरकार 1968 में 3 मिलियन पाउंड में से खरीदने के बाद 50 वर्ष बाद इस द्वीप को छोड़ रही है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। भारत को तुर्की की राजनीतिक अस्थिरता और एर्दोगन की रणनीतियों के बीच किस तरह की कूटनीतिक नीति अपनानी चाहिए? डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।